हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस, इतना समय वेट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि यार गाइस, आप सभी को पता है कि शादियों के सीन के अंदर कोई भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब हमें टाइम मिल चुका है, इसीलिए हम फिर से ले आ चुके हैं हमारे नंबर 0 के एपिसोड्स। और गाइस, अगर आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह खराब है, उसी वजह से आपको थोड़ा आवाज चेंज मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, माधव और नितिन अब दोनों के दोनों अब दूसरे डिवीजन की तरफ बढ़ते आ रहे थे। अभी वह मार्शल आर्ट डिवीजन की तरफ थे और वहां पर आते ही उन्हें वहां पर एक न्यू कॉम्बैट मास्टर से मिलना हो जाता है। अभी उसके सामने आकाश खड़ा हुआ था और उसको देखते ही माधव तो वहीं पर ही जम सा गया था, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को, ये देखते हुए कि अभी उसके सामने एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट खड़ा हुआ था। उसके बाद में माधव अब जल्दी से नितिन की तरफ मुड़ता है और वह उससे कहता है, ठीक है तो मोहन, मैं आपके लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक लेकर आता हूँ। क्योंकि आपके लिए मुझे जितना पता है, ये ग्रैंड नक्षत्र फिंगर आर्ट को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और इसको पार करने के लिए आपको कई सारे साल देने होंगे। क्योंकि ये देखते हुए कि कॉम्बैट मास्टर नील भी इस ग्रैंड नक्षत्र फिंगर को सीखने के अंदर कई सारे साल लगा दिए थे, और यही देखते हुए माधव को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके सामने खड़ा हुआ मोहन यानी कि नितिन भी इसको सीखने में बहुत ही ज्यादा समय लगा देगा। माधव की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद में वो आकाश की तरफ पलट गया और उसने कहा, आकाश भाई, मुझे तो ऐसा करिए कि आप अपनी वह ग्रैंड नक्षत्र मेलवरी दे दीजिए, क्योंकि मैं उसी को सीखना चाहता हूँ और आपको इसके लिए ज्यादा परेशानी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि नितिन जानता था जब तक वह अपनी लाइब्रेरी स्वर्गीय लाइब्रेरी का यूज करते हुए इसकी एक नई मैनुअल बना पाएगा, तब तक यह आराम से इसको सीख सकता था। इसीलिए वह यहाँ पर कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वैसे भी तुम्हें पता है कि नितिन कितना ज्यादा हवाबाजियां करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन की ये बात सुनते ही अब दोनों अपनी जगह पर जम से गए थे, लेकिन ये देखते हुए कि अब डिवीजन हेड माधव ने नितिन को और भी ज्यादा मना किया था, उसके साथ में वह उसे नाराज कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने उसे आगे कुछ न कहने का ठान लिया था। इसी के साथ में हेड माधव ने नितिन से कहा, तो ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं और आप अब इस टेक्निक से ही आगे काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और हेड माधव भी जानते थे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हुआ करती थी जिनको सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, और अगर एक बार कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उस टेक्निक को सीख पाने में बिल्कुल अकामयाब हो जाता है तो उसके बाद में वह खुद ही हार मान लेगा। अब नितिन उस मैनुअल को लेने के बाद में अब अपनी ही चेतना के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अब आकाश उसे बिल्कुल ध्यान से देखने लगा था और अब थोड़ी देर बाद में उसको देखते हुए आकाश के चेहरे का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था, क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। क्योंकि वह देख सकता था कि नितिन अभी उस मैनुअल को देखने के बाद में अपने चेहरे को ऐसे बना रहा है जैसे कि वह मैनुअल नहीं कोई कचरा हो और उसकी वह घृणा कर रहा हो। क्योंकि ये एक बात थी कि अगर उसको वह नहीं समझ पाता तो उससे वह समझ सकता था कि वास्तव में वह उसको नहीं सीख पाएगा, लेकिन यह देखते हुए कि उस मैनुअल को पढ़ने के बाद में ऐसा चेहरा बना लेना जैसे कि उसके अंदर कोई कचरा भरा हुआ हो और कोई भी उसको नहीं सीखना चाहता। वहीं जहाँ पर आकाश अभी बाहर बैठे बैठे गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नितिन की चेतना के अंदर जहाँ पर उसकी लाइब्रेरी रखी हुई थी, नितिन के चेहरे के ऊपर एक गहरी भ्रूभंग थी और नितिन के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो तो बिल्कुल अभी चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको इस तरह से ज्यादा ही एक्सप्रेशन देते हुए देखकर अब तो आकाश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वह यह सोच रहा था कि आखिरकार इस बंदे को इतना ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण होने की क्या जरूरत है। और यही सब कुछ देखने के बाद में सभी को तो ऐसा ही लग रहा था, कोई भी ये बता सकता था कि आकाश किसी भी पल वहीं पर ही ज्वालामुखी की तरफ फट सकता था। क्योंकि आकाश भी समझ सकता था कि चाहे से ये ग्रैंड कॉन्स्टिलेशन फिंगर एक शिखर की युद्ध टेक्निक नहीं हो सकती थी, लेकिन ये इस मार्शल आर्ट डिवीजन की सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली ग्रेड कॉन्स्टिलेशन फिंगर थी।
सामान्य लड़ाकू और अगर इसको सीखने की कोशिश करते हैं और फिर वह उसको सीख नहीं पाते हैं तो उसके बाद में भी उनको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में उन्हें ये एक गौरवान्वित टेक्निक सीखने का मौका जो मिल गया था। अब आकाश उसको देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं रुक पाया और वह बोल पड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, मैंने समझ लिया कि तुम्हें इसके अंदर की सारी टेक्निक समझ में नहीं आई है, लेकिन तुम्हें वास्तव में ऐसी अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर आकाश अभी अपने शब्दों को पूरा करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने बैठे हुए मोहन के शरीर के अंदर से एक तेज आभा बाहर निकल पड़ती है और पूरे रूम के अंदर एक रोशनी सी छा जाती है। उसके बाद में उसके सामने बैठे हुए युवक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता है और अपनी एक अंगुली को आगे बढ़ाते हुए अपने सामने के स्पेस के अंदर टैप करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी पानी के ऊपर अपनी अंगुली को टैप किया हो, क्योंकि वहां पर लहरें बनना शुरू हो गई थी और अब धीरे धीरे वहां पर लाल कलर का ऑरा फैलने लगा था। अब धीरे धीरे उनके आसपास का पूरा वातावरण चेंज होने लगा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी नितिन के हाथों के अंदर पूरी गैलेक्सी का नियंत्रण हो। द ग्रैंड कॉन्स्टेलेशन फिंगर ये 10,000 साल पहले एक कॉम्बैक्ट मास्टर द्वारा बनाई गई थी। उस कॉम्बैक्ट मास्टर ने खगोलीय पिंडों की सारी दिशाओं को पता लगा लिया था और उसी को समझते हुए उसने इस टेक्निक का निर्माण किया था। यही तो कारण था जिसके वजह से कोई भी सामान्य लड़ाकू इस टेक्निक को सीख पाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि इसके अंदर की जो पेचीदगियां थी वह अंतरिक्ष से मिली हुई थी। वहीं जहां पर नितिन अभी उस टेक्निक का यूज कर रहा था, उससे अलग आकाश की आंखें तो ऐसे बाहर निकलने लगी थी जैसे कि किसी भी पल वह अपनी जगह से निकलकर उसके हाथों के अंदर आ जाए और कोई भी उनकी उस आंखों का यूज करते हुए गोटियां खेलना शुरू कर दे। क्योंकि कुछ समय पहले नितिन की उन सभी हरकतों को देखने के बाद में आकाश तो अब उसको क्योंकि कुछ समय पहले मोहन की उन सभी हरकतों को देखने के बाद में आकाश का गुस्सा ऐसे फट पड़ा था जैसे कि वह आकाश का पूरा गुस्सा, आकाश की पूरी शक्तियां वह उसको दिखाने के लिए तैयार हो और वह उसके वहीं पर ही खींच खींच कर टुकड़े कर देता हो। लेकिन अचानक से उस उंगली के धमाके को देखने के बाद में वह तो अपनी जगह पर ही डगमगा सा गया था और अब उसके दिल के अंदर अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया था और वह मन ही मन के अंदर सोच रहा था, हैं ये क्या हो गया? आखिरकार ये राक्षस कहाँ से आ गया? क्योंकि इसने तो अभी ग्रैंड नक्षत्र फिंगर का फर्स्ट लेवल तो आसानी से आराम से पार कर लिया है। फर्स्ट लेवल यानी कि नौसी के लेवल, इसके अंदर भी बहुत से लेवल हुआ करते हैं। इसके बारे में आप सभी को बाद में पता चलेगा कि एक मैनुअल के अंदर या एक लड़ाई टेक्निक के अंदर कितने ज्यादा लेवल्स हुआ करते थे। जहाँ पर आकाश अभी तक भी बहुत ही गहरे संकट और बहुत ही खतरनाक झटके के अंदर था, वहीं अचानक से नितिन की तरफ से अभी उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही थी और जहाँ पर अभी उसकी फिंगर के अंदर से वह रेड ओरा बाहर निकल रहा था, अब उसकी जगह पर अब धीरे धीरे वहां पर काला ओरा बाहर निकलने लगा और आसपास के एरिया के अंदर धीरे धीरे कर कर रात होने लगी थी और अब धीरे धीरे करते हुए पूरा कमरा अंतरिक्ष की तरह काला हो गया था। आकाश का मुंह उसको देखने के बाद में खुला का खुला रह गया था। देखने से ऐसा लग रहा था किसी भी पल उसके मुंह के अंदर से उसका सारा जबड़ा ही बाहर निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये आखिरकार इसने सेकंड लेवल कैसे पार कर लिया? हाँ, मैंने मान लिया कि 9 के लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद में इस टेक्निक की खेती करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आखिरकार ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। क्योंकि क्या ये कोई बुलेट ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है जो एक ही पल के अंदर इसने उसका सेकंड लेवल भी पार कर लिया? बस वही देखते हुए अब आकाश अपने ही ख्यालों के अंदर खो गया था। इसको कितना समय लगा? क्या इसको 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 50 सेकंड? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको इस सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचने के अंदर 2 सेकंड ही लगे होंगे, क्योंकि मैं इसको खुद जब से देख रहा हूँ, जब से इसने खेती करना शुरू किया था और इतनी आसानी से इसने अपनी साधना को
सेकंड स्टेज तक भी पहुंचा दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये इसी गति के साथ में आगे बढ़ता रहा तो ये आज ही इस मैनुअल को पूरी टेक्निक्स को आराम से सीख लेगा। क्या वास्तव में ये कोई इंसान है? क्योंकि ऐसा करना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और अब तो आकाश का गला सूखने से लगा था और अब उसने जल्दी से माधव की तरफ देखा, क्योंकि अब आकाश जानना चाहता था कि आखिरकार उसके सामने जो युवक बैठा हुआ था वह किस बैकग्राउंड से आया था। और इसी के साथ में आकाश ने अपनी टेलीपैथी का यूज करते हुए माधव से पूछ ही लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह मोहन को उसकी साधना के बीच में कुछ डिस्टर्ब करे। अभी हेड माधव भी अपने झटके के अंदर थे और वह भी यही सब कुछ सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आकाश का वह टेलीपैथिक संदेश सुना तो वह भी अब अपने झटके से बाहर निकल चुके थे। आकाश ने आके पूछा, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये मोहन पहली बार इस ग्रैंड नक्षत्र फिंगर को सीख रहा हो? क्योंकि इसको देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पहली बार इस ग्रैंड नक्षत्र फिंगर को सीखने के लिए यहाँ पर आया हो, क्योंकि इतनी आसानी से इसका सेकंड लेवल पार कर लेना किसी के लिए भी आसान नहीं था। आकाश की उन बातों को सुनने के बाद में अब माधव अपने ही सोच विचार के अंदर चला गया था और वह अब अपने सामने बैठे हुए उस युवक के सभी कारनामों को याद करने लगा था। वह याद कर रहा था कि किस तरह से उसने हर डिवीजन के अंदर उस फॉर्मेशन के ऊपर एक ही टेप के अंदर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और उसके बाद में उसने एक ही पाम अटैक के साथ में कैसे उस पूरे वॉल्स को तोड़ दिया था। और यही सब कुछ समझने के बाद में वह समझ गया था कि उसके सामने बैठा हुआ वह मोहन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक था। जहाँ पर वो दोनों ही इस तरह से बातें कर रहे थे, अचानक से माधव के चेहरे के ऊपर कालापन छा गया था। आहा, ये क्या हो गया? क्योंकि अचानक से उसने देखा कि उसके सामने बैठा हुआ वह युवक अब अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया था और अब उसके सामने एक नदी की याद दिलाने वाली लहरें छाने लगी थी।